नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम रक्षा उत्पादन में उछाल, आत्मनिर्भर होता रक्षा क्षेत्र। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़े कदम की। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी ने हाल ही में 54,000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की युद्धक क्षमताओं को और मजबूत किया है। उससे चीजें और ज्यादा बेहतर होंगी। T-90 टैंकों के लिए 1350 HP इंजन, वरुणास्त्र टॉर्पीडो और एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जैसी महत्वपूर्ण स्वीकृतियां इस दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। वरुणास्त्र टॉर्पीडो की अतिरिक्त मात्रा को शामिल करने से शत्रुओं से उत्पन्न होने वाले पनडुब्बी खतरों के विरुद्ध नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। खास बात है कि पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया में समय सीमा को कम करने के लिए दिशा निर्देश स्वीकृत किए गए हैं, यानी अब अधिग्रहण की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। और इन्हीं विषयों पर आज हमारी ये विशेष चर्चा है। यह अधिग्रहण भारत की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह से और कैसा बदलाव लेकर आएंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्या भारत रक्षा क्षेत्र में बड़े आयातक से अब निर्यातक बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। तो इन सारे विषयों पर हम बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको बताएं कि दरअसल किस तरह से पिछले 10 वर्षों में हमारा जो ये रक्षा क्षेत्र है आत्मनिर्भर कैसे हो रहा है और कैसे इंडिजनाइजेशन की तरफ, कैसे स्वदेशीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत का जो रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, कि जो कि 2014-15 में से 174% की वृद्धि है इसमें। और मेक इन इंडिया पहल से यह प्रेरित है जाहिर तौर पर। वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो कि एक दशक में 30 गुना बढ़ा है, जिसमें 100 से अधिक देशों को निर्यात किया गया है। 132 परियोजनाओं के साथ मेक पहल सरकार और उद्योग द्वारा वित्त पोषित मॉडल के माध्यम से स्वदेशी रक्षा जो नवाचार है उसको बढ़ावा दे रही है। भारत का लक्ष्य 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए का निर्यात करना है। आप इस फिगर्स को समझिएगा, 3 लाख करोड़ रुपए तक का उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए तक का जो निर्यात है उसका हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है। तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत के बाद से ही भारत का जो रक्षा उत्पादन जो असाधारण गति से बहुत तेजी से बढ़ा है। और वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड, जैसा कि बताया, कि 1.27 लाख करोड़ तक ये पहुंच गया। और कभी हम विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर रहते थे और ये देश अब स्वदेशी विनिर्माण में एक उभरती हुई ताकत के रूप में खड़ा है, जो घरेलू क्षमताओं के माध्यम से अपनी सैन्य ताकत को एक नया आकार दे रहा है। यह बदलाव आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता को तो दर्शाता ही है, यह भी यह सुनिश्चित करता है कि भारत न केवल अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करे, बल्कि एक मजबूत रक्षा उद्योग भी बनाए जो आर्थिक विकास में योगदान दे सके। राजनीतिक नीतियों ने इस गति को बढ़ाया है। एक दृढ़ जो इच्छा शक्ति है उसने इन नीतियों को, इस गति को बढ़ाया है। निजी भागीदारी, तकनीकी नवाचार और उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म्स से विकास को प्रोत्साहन मिला है। रक्षा बजट में 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ था और 2025-26 में यह बढ़कर 6.81 लाख करोड़ तक पहुंच गया। तो इस डिफरेंस को समझिएगा, लगभग 3 गुने का। देश में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के दृढ़ संकल्प को यह दर्शाता है। देश के भीतर आधुनिक युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों, तोपखाना प्रणालियों और अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण के साथ ही भारत अब वैश्विक रक्षा निर्माण का जो परिदृश्य है उसमें एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। तो इन्हीं अहम सवालों पर हम इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है और फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री है, हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल कुलकर्णी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ नीरज राजपूत, सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट हैं। नीरज राजपूत जी, बहुत स्वागत है आपका।
और शुरुआत करें जनरल कुलकर्णी आपके साथ अगर चर्चा की, तो सबसे पहले समझना चाहेंगे ये जो अभी प्रोक्योरमेंट हुआ है और जो दरअसल अधिग्रहण प्रस्तावों को जो मंजूरी मिली है, अगर उसको देखा जाए 54,000 करोड़, ये फिगर छोटा नहीं होता। और कम से कम 8 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें जो अभी हमने आपको बताए कि चाहे वो वरुणास्त्र टॉर्पीडो की खरीद से जुड़ा हुआ हो या जो दूसरी चीज़ें हैं, किस तरह से ये एक गेम चेंजर आपको लग रहा है? कैसे कैसे ये बदलाव लेकर आएगा और रणनीतिक इसके क्या फायदे होंगे, ये भी बताइएगा। निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जब अपने रक्षा मंत्री के नीचे बैठता है और इस तरह की मंजूरी देता है, और ख़ासकर जैसे हम लोगों का पूरा प्रयास रहा है आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस, और हम खुद जब देख रहे हैं कि किस प्रकार से विश्व भर में जो उथल पुथल हो रहा है, हम देख रहे हैं कि 3 साल से लगातार यूक्रेन और रूस के बीच में है, इजराइल हमास के बीच में, देखिएगा क्या मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इन सबको देखते हुए, और जिस प्रकार से इससे पहले ही, एक बहुत बड़ी बात है कि इससे पहले ही भारत ने आत्मनिर्भर के लिए जो कार्रवाई शुरू की, जिस प्रकार से हम लोगों ने कहा सेल्फ रिलायंस, और ये सेल्फ रिलायंस किसके लिए है? इम्पोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर कम और एक्सपोर्ट्स के ऊपर ध्यान देना, और धीरे धीरे करके जब हम 54,000 करोड़ कैपिटल एक्विजिशन करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। चाहे वो आप एरियल अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम देखिए, आप नेवल के टॉर्पीडोज देखिए, आप T-90 के इंजन का अपग्रेडेशन देखिए, बाकी बहुत कुछ। इससे पहले CCS ने प्रधानमंत्री के नीचे जिस प्रकार से मंजूरी दी आर्टिलरी गन्स के लिए, वो ये क्या दर्शाता है कि हम सब कुछ भारत में ही बनाएंगे, बहुत बड़ी बात। दूसरा, भारत में बनाई हुई चीज़ों को हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, और धीरे धीरे जो एक पूरे विश्व भर में माना जाता था कि भारत जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर है, अब हम लार्जेस्ट इंपोर्टर नहीं रहेंगे। धीरे धीरे करके प्रोबेबली वी माइट रीच अमंग द फर्स्ट 10 ऑफ द एक्सपोर्टर्स। अब पहले फर्स्ट टॉप 10 में एक्सपोर्ट नेशन बन जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके हम टॉप 5 में भी पहुंच जाएं। तो ये बहुत बड़ा कदम है, और जिससे जब हम भारत के अंदर बनाते हैं, इसका अपग्रेडेशन, इसका मेंटेनेंस, और जो भी इसमें कुछ सुधार लाने हैं, सब भारत के अंदर होते हैं। तो भारत के अंदर ही जो चाहे स्टार्टअप्स हैं, चाहे टाटास हैं, चाहे L&T है, चाहे भारत फौज है, जितने भी हैं, हम लोग भारत के अंदर ये जो इक्विपमेंट बना रहे हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट, इससे बहुत फ़ायदा होता है। हमारा आत्मनिर्भरता से भरोसा, जो सेल्फ रिलायंस के ऊपर जो अपना खुद का भरोसा, बहुत अच्छा लगता है जब एक बिल्कुल आधुनिक जब हम मिलिट्री इक्विपमेंट देखते हैं जिसका रेंज 45 किलोमीटर्स है, जिसकी कैपेबिलिटी ऑफ मोबिलिटी आप देखेंगे, हाई ऑल्टीट्यूड में आप इंजन T-90 का इंजन देखिए, 1000 हॉर्स पावर का इंजन है, जिसको हम अपग्रेड करेंगे 1350 हॉर्स पावर, और खुद भारत में बनाएंगे। ज़रूर हमें किसी के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं। और आजकल जिस प्रकार से मैं कहूँगा पूरे विश्व भर में कुछ पता नहीं, कोई ये नहीं कह सकता कि लड़ाई 15 दिन की है, 20 दिन की है, देखिए 2-2, 3-3 साल चल रहे हैं, अभी भी चलता रहेगा। तो ऐसे हालात में आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हम लोग किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अगर किसी दूसरे देश हमसे कोई मदद चाहते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हम वी आर ऑन द राइट path, and it is a great game changer. It is a great enabler, and modernization and enabling जब हम लोग खुद अपने देश में करते हैं, मुझे लगता है हर कोई का एक मनोबल ऊंचा होता है, भारतीय सेना को एक अच्छा लगता है, और हर कोई, मैं एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, सबको कहीं ना कहीं जो निर्भरता देखने को मिल रही थी। और जिस प्रकार से CDS ने भी बात की थी बीच में कि भाई हम लोगों को थोड़ा टाइम लाइन्स का जो है वो भी कम कर दिया, फ्रॉम 96 वीक्स वी कम डाउन टू 27 वीक्स। So this is a huge step forward, and मुझे लगता है this will help us to become self-reliant, number one, and number two, हमारा खुद के देश में जब चीज़ें बनेंगी और पूरे विश्व भर में, मुझे लगता है ATAGS का तो पूरे बाहर भी अब इसका रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, तो एक्सपोर्ट होगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिग बूस्ट टू द इंडियन इंडस्ट्री। जी बिल्कुल। और आपने एक जो बात कही कि जो भारतीय सेना है उसका मनोबल बढ़ता है रणनीतिक तौर पर, जब युद्ध के मैदान में अगर इन चीज़ों को हम लेकर आते हैं तो कैसे इनका फर्क पड़ेगा, इस पर हम चर्चा को आगे करेंगे आपसे और उसको समझेंगे। नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज, आपको याद होगा 2020 में शायद आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है इसकी शुरुआत हुई थी, कोविड का टाइम था, शायद हो सकता है डेट्स में मैं थोड़ा आगे पीछे हो सकता हूँ, लेकिन मोटा मोटी शायद 5 वर्ष अभी पूरे ठीक से नहीं हुए होंगे। लेकिन इतने में जिसको कहते हैं कि बहुत एक लॉन्ग जंप लगाया है हमने। आप देखिए
तब से लेकर के और आपका अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो किस तरह से ये जो पूरी जिस गति से हम बढ़े हैं उसको कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, लेकिन जैसे कि जनरल कुलकर्णी ने बताया कि हम लोग किस तरह से आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी हाल ही में जो सिपरी है, जो ग्लोबल थिंक टैंक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसकी रिपोर्ट आई थी। उसमें उन्होंने कंपैरिजन किया कि किस तरह से 2020 से 24 के बीच और उससे पहले का यानी कि जो 5 साल थे उनके बीच में उन्होंने कंपैरिजन किया, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है हथियारों का। लेकिन इसमें इन 5 सालों में 10% तक हमने जो है हथियारों का आयात जो है कम कर दिया है। और उसमें हमने जो हम रशिया के ऊपर निर्भर रहते थे, सीधे हम वेपन्स खरीदते थे, उस पर हमने बहुत कम कर दिया है। तो उस मायने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमारे देश के पहले जो सीडीएस थे, जनरल बिपिन रावत, उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अगर अगला युद्ध होगा तो वो स्वदेशी हथियारों से लड़ा जाएगा, और उसी की दिशा में अब भारत चल रहा है। और हम लोग जानते हैं कि हमारे 2 एडवर्सरीज हैं, एक पाकिस्तान है, एक चाइना है। उन दोनों से ही हमें जो है हमेशा खतरा रहा है, और उसके लिए ही हम तैयार रहते हैं, टू फ्रंट के लिए जिसकी बात की जाती है। और इसीलिए भारत जो है अब अपने हथियार जो है वो खुद बना रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है। और जैसे ये T-90 टैंक्स है, इनके जो इंजन है वो हम लोग खुद बनाएंगे। रशिया के साथ हमारा कोलैबोरेशन है। इससे पहले T-72 टैंक्स का भी इसी महीने हमने कोलैबोरेशन किया है। रोजोबोरोन एक्सपोर्ट, जो कि रशिया की कंपनी है, वही बनाती भी थी, और उनके लाइसेंस लेकर हम यहाँ बनाते हैं टैंक्स। तो उन्हीं के साथ हमने कहा, तो उन T-72 टैंक्स के भी हमने अपने अपग्रेड किए हैं इंजन, और अब T-90 के कर रहे हैं। और निखिल, इसमें हम लोगों को जो वायुसेना है, जो उसमें एवेक्स जो AWCS जो एयरक्राफ्ट है, जिसको नेत्रा भी हम लोग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भारतीय वायुसेना के लिए। वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमारा जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी जो एडवर्सरी है पाकिस्तान, उसकी क्षमताएं काफी बढ़ रही थी इस क्षेत्र में, और उनके पास काफी ज्यादा एडवांस इस तरह के आई इन द स्काई, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आसमान से निगरानी रखते हैं, वो उनके पास ज्यादा है, हमारे से ज्यादा थे। हमारे पास ये पहले 2 थे नेत्रा, और हमारे पास 3 जो थे वो IL-76 फाल्कन वाले थे, जो हमने इजराइल की मदद से बनाए थे। तो वो हमारे पास कम थे। अब ये 6 आ जाएंगे तो इनसे हमारी क्षमताएं बहुत बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ जाएंगी? जब आपको याद होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, इसके बाद जो डॉग फाइट हुई थी हमारी पाकिस्तान के साथ, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन भी थे, उस वक्त हमारे नेत्रा ने ही पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर संभाला था कि कैसे हमारी एयर स्पेस सुरक्षा करेगी। उस वक्त हमने नेत्रा का इस्तेमाल किया था। उसकी खूबियों को देखते हुए ही जो उसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जो अधिकारी थी, उनको हमने युद्ध सेवा मेडल दिया था। इसीलिए वायुसेना को बहुत जरूरत थी कि पाकिस्तान की एयर स्पेस के साथ जो हमारी लगी हुई है, उसके साथ साथ चीन के साथ भी हमें चाहिए। तो इसलिए हमें 6 की जरूरत थी। इससे हम क्या करेंगे, हमारी जो कैपेबिलिटी होगी वो उनके मैच कर पाएगी, कि हम लोग उनकी मुकाबला हम लोग कर सकते हैं। हमें किसी भी कीमत पे, चाहे वो थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना को हमें कम तो इसको क्या नीरज इसको क्या चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी भी समझी जाए कि कहीं भी क्षेत्र में, जैसे आपने चीन पाकिस्तान का जिक्र किया, तो हम कहीं भी उनसे कम ना हो और वो अपने आप में एक दूसरे को चेक बैलेंस करते रहेंगे? बिल्कुल। देखिए निखिल, ये आज जनरल कुलकर्णी भी हमारे साथ हैं, मौजूद हैं। इस पर कोई 2 राय नहीं है, कोई डिबेट नहीं है कि टू फ्रंट जो है आज हकीकत नहीं है। टू फ्रंट यानी हमारे दोनों तरफ पाकिस्तान और चीन है हमारे पास, और उनका गठजोड़ हम लोग जानते हैं। 80% जो वेपन्स हैं इस वक्त चीन के जो है, वो पाकिस्तान के, वो चीन के ही है, चीन का इस्तेमाल करता है। और उनका कितना सीपैक हम लोग देख रहे हैं, कितना उनका दखल है पाकिस्तान में। तो ये इसीलिए जो भारत जो है, अगर चाहे वो हथियारों का आयात भी करता था पहले, तो वो इसीलिए ही करता था क्योंकि हमारे सामने 2 एडवर्सरीज थे। लेकिन अब हमने क्या किया, और ये दुनिया में, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन देखें, इकोनॉमी देखें, आर्मी देखें, हमारी सबसे बड़ी आर्मीज में से एक थी हमारी, लेकिन हम कहाँ पीछे हो रहे थे? हम इन हथियारों का आयात में हम लोग पीछे हो रहे थे। और उसकी चलते जो भारत का एक टैग था, जो एक डेवलप्ड कंट्री का था, वो नहीं मिल पा रहा था। वो पिछले 10 सालों में जो है वो शुरुआत हुई कि हम अपने हथियार खुद बनाए। अगर हम लोग विदेशी किसी अपने मित्र देश के साथ अगर कोई सहयोग भी लेते हैं, उनके वेपन्स भी अगर कोई बनाएंगे, तो हम यहाँ बनाएंगे। जैसे हमने साउथ कोरिया के साथ जो हमने अपनी गन्स ली है, K9 वज्रा जो है, वो उनके साथ सहयोग है, लेकिन वो यहाँ बना रही है, L&T के साथ मिलकर यहाँ बना रही है। अगर ये T-90 और T-72 टैंक्स का अगर हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं इंजन, तो हम सीधे रशिया से नहीं खरीद रहे, वो रशिया यहाँ पर बनाएगा। हमारी जो डिफेंस कंपनीज है, PSUs है हमारी, जिनका कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ, उनके साथ मिलकर यहाँ बनाएंगे। तो ये आत्मनिर्भरता है। जो पहले होता था, सीधा आपने खरीद लिया, इंजन खरीद लिए, आपने टैंक खरीद लिया, आपने सीधा तोप खरीद ली। अभी जो अटैक्स की बात हुई, ये अटैक्स तोप जो है, ये स्वदेशी तो है ही है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री की पहली तोप होंगी जो भारतीय सेना इस्तेमाल करेगी। जो K9 थी वो साउथ कोरिया से आई थी, जो यहाँ बनी थी। लेकिन ये जो अटैक्स तोप है, जिसके लिए सीसीएस ने मंजूरी दी है 300 से ज्यादा तोपों की, वो जो है वो DRDO ने तैयार की, उसका डिजाइन तैयार किया, और उसको अब प्राइवेट कंपनी जो
भारत फोर्ज है, जिसको कल्याणी भी बोलते हैं हम लोग, और टाटा, ये दोनों कंपनियां बनाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है उनके साथ साथ हम प्राइवेट सेक्टर को भी इस आत्मनिर्भर भारत में या सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस में उनका साथ लेकर चल रहे हैं, तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जी 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 जनरल कुलकर्णी, जब हम T-90 टैंक्स के लिए जब उनके इंजन के अपग्रेडेशन की बात करते हैं तो किस तरह से ऑन ग्राउंड जब ऊंचाई वाले इलाकों में ऑपरेशंस किए जाएंगे, कितना कितना फायदा रणनीतिक तौर पर हमारी सेना को होगा? आपने सेना के मनोबल का जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो जब एक अच्छे हथियारों के साथ, अच्छी टैंक्स के साथ लैस सेना होगी, क्या फर्क पड़ेगा? और जब हम T-90 की जब बात करते हैं, इसके अपग्रेडेशन के, इंजन के अपग्रेडेशन से कितना फर्क पड़ने वाला है? देखिएगा निखिल, मोबिलिटी, रिलायबिलिटी, अब 1000 हॉर्स पावर का इंजन है और वो 1350 हॉर्स पावर का इंजन हो जाएगा। तो ऑब्वियसली उसकी जो मोबिलिटी में है, उसकी मैन्यूवरेबिलिटी में है, उसकी रिलायबिलिटी में है, उसका जो अडेप्टेशन है उस हाई ऑल्टीट्यूड में है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे क्या होता है, आप देखते हैं कि जैसे नीरज बता रहे थे कि अपने एडवर्सरीज है, हम लोग जो कुछ भी करते हैं आधुनिक या मॉडर्नाइजेशन जो हम लोग करते हैं, वो मकसद ये लड़ने के लिए नहीं है, लड़ाई को रोकने के लिए है, लड़ाई नहीं होने के लिए है। मकसद कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशन कैन चेंज ओवरनाइट। अभी आपने देखा कि कहीं पर युद्ध हम लोगों ने सोचा 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा, इतना तो आप अगर इंपोर्ट, क्या आपके पास पैसे भी हैं, आप इंपोर्ट करना भी चाहते हैं, इंपोर्ट पर क्योंकि लॉजिस्टिक सप्लाई चेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां पर हथियार चाहिए तो आपको डिले हो रहा है। तो जब आप खुद अपने देश में बनाते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। और जैसे फिर नीरज बता रहे थे, अभी साउथ कोरियन फर्म वज्र है, 100 है, अभी इधर जो अपने ATAGS है, जो एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम्स हैं, अब ये टाटा भी बनाएंगे और आपके भारत फौज भी बनाएगा। भारत फौज 60% बनाएगा, टाटा 40% बनाएगा। तो आप देखते हैं अंदर ही इसका, चाहे आपका मेंटेनेंस है, आपका अपग्रेडेशन है, सब कुछ है, चाहे वो एम्यूनेशन है, चाहे आपका टैंक्स का है, आपके टॉर्पीडोज हैं, कुछ भी है, आपका ये एरियल अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है एयरफोर्स के लिए, नेत्र था, नेत्र मार्क 1A है, 6 पहले थे, अब 6 और आएंगे। तो ये जो जितने धीरे धीरे करके जिस प्रकार से बनता है, अब अंदरूनी, चाहे अपने DRDO हैं, चाहे अपने स्टार्टअप्स हैं, चाहे अपने एकेडमिया हैं, अपने लोग, मतलब टेक्नोलॉजी लेना, टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करना और उसको यकीनन देखना। अब कोई भी गन्स हैं, कोई रातों रात नहीं बनती, इसको ट्रायल्स करने पड़ते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड में ट्रायल्स किए, डेजर्ट में ट्रायल्स किए, फिर वो सजेस्ट करते हैं ये मॉडिफाई करो, वो मॉडिफाई करो, इसको ऐसे करो, इस टेम्परेचर में। हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा है, -50 डिग्री से लेकर के +50 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि आप राजस्थान में 50 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाते हैं, और सियाचिन में -50 डिग्री से, और हथियार वही हैं, वही सब जगह जाने हैं। तो इस तरह का मेट्रोलॉजी भी होना, इस तरह का एब्जॉर्प्शन भी होना कि वो हथियार -50 डिग्रीज में भी फायर करे और 50 डिग्रीज प्लस में भी फायर करे। आप समझ सकते हैं कितनी ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट और अपना जो क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट है उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे मुझे लगता है ये एक जो कदम उठाया है हम लोगों ने, ये एक बहुत बड़ा कदम, और जिस प्रकार से डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, जिस प्रकार से धीरे धीरे वक्त लगता है, 2013-14 से लेकर के आप देखिए 11-12 साल हो गए हैं, अब धीरे धीरे करके हम लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। हम लोग सोच सकते हैं, यकीन कर सकते हैं, यस ये टेक्नोलॉजी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। 60% इंडिजिनाइजेशन, जैसे आप बात कर रहे थे निखिल, 60% इंडिजिनाइजेशन, धीरे धीरे कर 60 का 80 होगा, 80 का फाइनली वन डे इट विल बी 100% इंडिजिनाइजेशन। हमें किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं होगी। जी 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 बिल्कुल। और जिस तरह से जो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया गया, वो कितना बड़ा गेम चेंजर रहा, इस पर भी हमारी चर्चा रहेगी। लेकिन रुकेंगे दर्शकों, हम यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आत्मनिर्भर हो रहा है हमारा रक्षा क्षेत्र, एक नई उड़ान भर रहा है भारतीय हथियार, भारतीय सेना, और निश्चित तौर पर हम एक आत्मनिर्भर
स्वदेशी भारत और स्वदेशी हथियारों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड फॉर्मर डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ नीरज राजपूत जो कि वरिष्ठ डिफेंस जर्नलिस्ट है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, चर्चा इस ओर आ रही थी कि आपको याद होगा कि इससे पहले सारा जो प्रोक्योरमेंट से लेकर के डिज़ाइन, सारी बिल्डिंग, मतलब सारी चीज़ें जो थी वो सरकारी जो कंपनियां थी, पब्लिक सेक्टर, उनके हाथ में हुआ करती थी। HAL से लेकर के और DRDO डिज़ाइन किया करता था। आज वो जब प्राइवेट हाथों में दिया गया है, जो एक जिसको कहते हैं कि साथ में जो एक गठजोड़ हुआ है पब्लिक प्राइवेट का, किस तरह से देखते हैं कि ये गेम चेंजर हो रहा है? बिल्कुल ठीक कहा निखिल। पहले काफी लंबे समय तक हम अपने देश के जो प्राइवेट सेक्टर है उस पर शायद भरोसा करते नहीं थे कि ये इस तरह के जो हथियार हैं, पहले जो समझा जाता था कि ये सरकारी डोमेन माना जाता था कि ये जो हथियार है वो सिर्फ सरकारी कंपनीज ही बना सकती है। उसको लेकर काफी निगेटिव बातें भी आती थी। हालांकि मजबूत जरूर किया, हमारी क्षमताओं को जरूर, चाहे DRDO हो चाहे फिर हमारी जो OFBs हो, इनने काफी मदद की। लेकिन अब ये एक ऐसी स्टेज आ गई थी जहां हमें लगता था कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें पार्टिसिपेशन कराना चाहिए, ताकि हमारी जो जरूरतें हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरतें हैं हमारी इस वक्त, डिफेंस सेक्टर में खासतौर से, चाहे गोला बारूद हो, आपको मिसाइल बनानी हो या फिर गन्स भी बनानी हो। आज देखिए हमारी गन्स भी बन रही है, भारत में बन रही है, रशिया की मदद से बन रही है, AK-203 बन रही है। अगर आप दुनिया की बड़ी कंपनीज को देखें, चाहे बोइंग को देखें, लॉकहीड मार्टिन को देखें, जो कि फाइटर जेट्स बनाती है, और जो अभी मैंने बात की, पाकिस्तान के पास जो है इस वक्त 10 के करीब जो उनके पास, जैसे हमारा नेत्रा है, उनके पास 10 है, और वो 10 किसने उनको सप्लाई किए? स्वीडन की कंपनी साफ ने दिया है। आप समझ सकते हैं वो प्राइवेट इंडस्ट्री है सारी, जो कि इस तरह की जो निश टेक्नोलॉजी में है, और वहां पर इनके फाइटर जेट्स हो, चाहे बोइंग के हो, F-18 हो, या फिर लॉकहीड मार्टिन के हो, आपके F-16 हो, आपकी चाहे F-35 हो, ये सब प्राइवेट कंपनीज ही बनाती है वहां। तो इसलिए भारत में भी जरूरत थी कि इन प्राइवेट सेक्टर को हम लोगों को बूस्ट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए, और उसी का नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में भी जो बड़ी कंपनीज हैं, चाहे फिर वो टाटा एडवांस हो या फिर कल्याणी हो, भारत फोर्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये कंपनियां आज न केवल हमारे देश की सेनाओं को मजबूत कर रही हैं निखिल, ये एक्सपोर्ट में भी हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो उसका डिफेंस सेक्टर होता है वो बहुत अहम रोल अपनाता है। अगर आज अमेरिका और रशिया जैसी कंट्री या चाइना भी आप देखें, उनकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है, तो उसमें उनकी जो डिफेंस सेक्टर है उसका बहुत बड़ा योगदान रहता है, एक्सपोर्ट पे उनका कितना बड़ा योगदान रहता है। तो इसीलिए हमने भी कहा, और आज हमारी जो भारत फोर्ज कंपनी है, ये आर्मीनिया को भी इन्होंने गन दी है, आज हम लोग इस्तेमाल करेंगे, भारतीय सेना यानी इस्तेमाल करेगी, तो आर्मीनिया की वो भी इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, अपनी गन्स जो है इन्होंने एक्सपोर्ट किए। तो आज ये हमारे कर रही है, आत्मनिर्भर भी बना रही है, और साथ ही जो प्रधानमंत्री मोदी का जो एक नीति है उनकी कि आप जो है ग्लोबल, यानी कि आप जो है अपने मित्र देशों को भी मजबूत करेंगे, तो उनकी भी ये मदद कर रही है, कंपनियां कर रही है। तो इसीलिए अगर आज अडानी डिफेंस को देखिए, जो हमारे मिसोराइड्स हैं या फिर जो मिसाइल सिस्टम है, वो सब वो बना रही है। ड्रोन्स, जो दृष्टि 10 ड्रोन है, जो कि नौसेना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भारतीय नौसेना के लिए, वो आज अडानी डिफेंस ही कर रही है, चाहे वो इजराइल की मदद से ही कर रही है, लेकिन बना तो यहाँ रही है, हैदराबाद में ही बना रही है ना कंपनी। तो ये इनके जरिए जो है, और ये वैसी टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र हैं जहां पर हम थोड़ा सा पिछड़ रहे थे। क्या गोला बारूद की बात करें, आज गोला बारूद अडानी डिफेंस बना रही है, सबसे ज्यादा बना रही है। तो ये जरूरत तब होगी, जैसे कि कुलकर्णी सर ने कहा कि अगर कोई युद्ध हो जाता है ग्लोबल सप्लाई चेन में, कहीं पे कोई भी रुकावट आ जाती है, तो हमारे पास सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे युद्ध, रशिया यूक्रेन युद्ध, आज 3 साल हो गए उसको चलते चलते। तो इतने बड़े युद्ध, लंबे युद्ध के लिए हमें अपनी गोला बारूद को, अपने जो आयुध लोग जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, उसको बहुत मजबूत करने की जरूरत है कि इतना लंबे समय तक हम सस्टेन कर पाए। और वो सस्टेन तभी कर पाएंगे जब आप यहाँ बनाएंगे, यानी कि अपने देश में बनाएंगे, इन गोला बारूद को बनाएंगे। उसी का काम हमने जो अपनी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दिया है। जी बिल्कुल। आगे किस तरह से इस राह को देखते हैं जनरल कुलकर्णी, आगे की राह कैसे समअप करेंगे इसको? देखिएगा, फौज में या डिफेंस में जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत आले दर्जे की होती है, नीच टेक्नोलॉजीज बोलते हैं उसको, टॉप एज टेक्नोलॉजीज। जब आप देखते हैं कि भारत के अंदर ही है, चाहे वो भारत फौज है, चाहे टाटा एडवांस सिस्टम्स है, L&T है, बाकी छोटे मोटे प्लेयर्स हैं जो अपने आप में स्टार्टअप्स हैं,
एकेडमियाज हैं, ये सब जब आप भारत के अंदर बनाते हैं, इसमें क्या होता है, एक दूसरे के साथ जब आप बातचीत करते हैं, मेल मिलाप करके, अब अगर जो हमें चाहिए वो कौन ज़्यादा समझ सकता है हमारे आदमियों के अलावा। जब इंपोर्ट करते हैं, चाहे हम ट्रायल्स, बहुत अच्छे ट्रायल्स करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और जब भी हमारा जो इक्विपमेंट होता है, जिस ट्रायल्स से वो गुजरता है, विश्व में सबको मालूम है कि भारत में अगर इक्विपमेंट ट्रायल होकर के एक्सेप्ट हुआ है तो उसको कोई भी लेने के लिए तैयार होता है। वैसे ही हमारे ट्रायल जब, जैसे मैंने आपको पहले कहा, -50 से 50 डिग्रीज प्लस, तो इतने वेरिएशन में, इतने रेंज में, तो जब कोई भी हो, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना और मेंटेनेंस, उसके स्पेयर्स को देखना, उसको अपग्रेड करना, ये सब कुछ जब भारत के अंदर होगा, आप देखेंगे आपको किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। चाहे विश्व में कैसा भी माहौल हो जाए, भारत को चिंता नहीं है, कम से कम सिक्योरिटी के मामले में, और ये बहुत जरूरी है। जब इकोनॉमिकली आप तभी एडवांस कर सकते हैं, विश्व में आप तीसरी आर्थिक स्थिति तब बन सकते हैं जब मिलिटरीली आप सिक्योर हैं। अगर मिलिटरीली सिक्योर है, इकोनॉमिकली आप विश्व की तीसरी आर्थिक स्थिति फ्रॉम $10 ट्रिलियन टू गो टू $20 ट्रिलियन इकोनॉमी तभी होगा जब भारत सिक्योर होगा। जब भारत सिक्योर होगा, आप देखेंगे डिप्लोमेसी में ताकत आएगी, टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन में आएगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं और ये भारत को आगे लेकर जाएंगी। मैं चाहता हूं कि नीरज बहुत संक्षेप में, हमारी जो प्रोड्यूसर वेन्युजुला कह रही है कि जल्दी से शो को सबअप करें, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि बहुत संक्षेप में किस तरह से इस गति को आगे बढ़ाने में हमारी जो दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो एक बड़ा मजबूत पिलर वही है जो इसको ड्राइव कर रही है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति के जरिए ही ये संभव हो पाया, क्योंकि इससे पहले हम लोग देखते थे कि सारा जितना भी हथियार थे, हम लोग सीधे ओवर द शेल्फ हम लोग खरीद देते थे, और उसके जरिए क्या होता था कि हमारे जो देश के सैनिक है उनके पास अपनी गन भी नहीं हो पाती थी। आज AK-203 यही भारत में बन रही है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर बने हथियार, बने हमारे सैनिकों के हाथ में अपने हथियार हो और हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर ना होना पड़े। कारगिल युद्ध का हमारे सामने बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से कारगिल युद्ध के समय हमें जूझना पड़ा था अपने गोला बारूद के लिए और जरूरी के लिए, इसलिए हम लोग जो है देश की जो कंपनियां हैं, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट सेक्टर, दोनों को जो है हमें मजबूत करना है ताकि हमारे सैनिक जो है। जी बिल्कुल नीरज, निश्चित तौर पर, और ये हमें जिसको कहते हैं मीलों हम आए हैं, मीलों अभी आगे जाना है। फिलहाल आप दोनों का, नीरज राजपूत आपका भी बहुत शुक्रिया, और जनरल संजय कुलकर्णी आपके बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो आत्मनिर्भर हो रहा है भारत रक्षा के क्षेत्र में, और लगातार हम बहुत तीव्र गति से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।